फिर आपका आता है बेटा यूएन। जब आपका वर्ल्ड वॉर 2 एंड होती है तो फाइनली आपका यूनाइटेड नेशंस जो है वो डेवलप होता है। जो यूनाइटेड नेशंस चार्टर है उसके अकॉर्डिंगली फिर क्या कहा जाता है, उसके अकॉर्डिंगली बाकायदा ये डिसाइड किया जाता है कि अगर किसी भी कंट्री का दूसरी स्टेट के साथ कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वो डायरेक्टली यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म के थ्रू सॉल्व किया जाएगा। ये भी इंश्योर किया जाता है कि 1-to-1 वॉर और कन्फ्रंटेशन में अगर आप जाएंगे तो यूनाइटेड नेशंस जो है वो आर्बिट्रेटर का रोल प्ले करके सीज फायर करा सकती है। जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीज फायर है लाइन ऑफ कंट्रोल वगैरह के ऊपर, कश्मीर इशू के ऊपर भी यही सिनेरियो जो है हम फॉलो कर रहे हैं। फिर यूनाइटेड नेशंस ने इस चीज़ को इंश्योर किया कि कॉपरेशन जो है वो स्ट्रांग होगी, नेशंस के दरमियान हेल्दी कॉम्पिटिशन एग्जिस्ट करेगा, बट एट द सेम टाइम इकोनॉमिक और टेक्निकल असिस्टेंस भी एक दूसरे को प्रोवाइड की जाएगी। यूनाइटेड नेशंस कोलैप्स क्यों नहीं हुई लीग ऑफ नेशंस की तरह? उसकी रीज़न ये है बच्चों कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो है वो आपको कुछ चीज़ें बड़ी डिफरेंट मिलती हैं। वो ये है कि यहाँ पर जब ये बनी तो वीटो स्टेटस को इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। वीटो स्टेटस ये था कि जो मोस्ट पावरफुल स्टेट्स थी, जिस तरह उस टाइम पे अमेरिका थी, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन जो कि अब यूनाइटेड किंगडम है वो था, फ्रांस था, तो इन सबको जो है, और रशिया जिसको उस टाइम पे खैर यूएसएसआर अब वो रशिया है, तो इनको वीटो स्टेटस दे दिया गया। वीटो स्टेटस ये था कि ये किसी भी एग्रीमेंट को या किसी भी तरह के मतलब सेशन में किसी भी बात को जो है वो निगेट कर सकते हैं अपने राइट को या अपने वोट को यूज़ करते हुए। और ये इसलिए किया गया क्योंकि उनको पता था कि वर्ल्ड जो है फर्दर डेवलपमेंट जब होगी तो यूएसए वर्सेस यूएसएसआर, तो बायपोलैरिटी वर्ल्ड ऑर्डर जो क्रिएट होगा उसमें इस चीज़ को इंश्योर करना बहुत ज़रूरी था कि वर्ल्ड दोबारा किसी बिगर वॉर में ना चली जाए। तो इसलिए इनको वीटो स्टेटस दिया गया। और फिर डेफिनेटली बाद में आपको कोल्ड वॉर पीरियड वगैरह भी नजर आता है। लेकिन उससे हुआ क्या कि ये जो बिगर एम्पायर्स और स्टेट्स भी थी ये डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में नहीं गई। इन्होंने एक दूसरे को वीक करने के लिए या एक दूसरे की पावर को मिनिमाइज करने के लिए जो है वो डिफरेंट टेक्निकलिटीज जो है वो यूज़ की, जैसे कि प्रॉक्सी वॉर्स, सिविल वॉर्स, इनडायरेक्ट वॉरफेयर। 1-to-1 कन्फ्रंटेशन में इनकी आर्मी ज़रूर गई हैं बट उन्होंने एक दूसरे की लैंड के ऊपर डायरेक्टली कन्फ्रंट नहीं किया। जैसे यूएसए ने अपनी लैंड को नहीं यूज़ कर लिया या यूएसएसआर ने, बल्कि किसी और थर्ड स्टेट को यूज़ किया, बफर स्टेट को, और वहाँ पर अपनी आर्मीज को कन्फ्रंट करा के देखा कि किसकी मिलिट्री पावर जो है वो स्ट्रांग है। जैसे अफगानिस्तान को इन्होंने 1979 में किया और फाइनली यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन होती है। बट फिर वीटो स्टेटस की वजह से आज तक जो है वो यूएन सर्वाइव कर रही है। फिर यूनाइटेड नेशंस चार्टर जो है उसने हर स्टेट को कुछ ऑर्गेनिक और लीगल सिस्टम प्रोवाइड किया था और ये बात इंश्योर की थी कि इस ऑर्गेनिक और लीगल सिस्टम को कोई भी स्टेट वायलेट नहीं कर सकती। उसके 4 मेजर प्रिंसिपल्स थे। पहला प्रिंसिपल था राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब ये है बेटा कि कोई भी कंट्री जो है वो डिटर्मिन्ड, सेल्फ डिटर्मिन्ड खुद होगा। दैट मीन्स उसकी मिलिट्री पॉलिसीज खुद की होंगी, वो अपने कंट्री के प्रोटेक्शन के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे, वो इंटरनल एंड एक्सटर्नल पीस के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे, वो पर्सनली जो है वो इंडिपेंडेंटली डिसाइड करेंगे कि हमने अपनी प्रोटेक्शन किस तरह करनी है। अगर आपको लगता है कि यू आर अ सिक्योरिटी स्टेट या आपको किसी तरह का भी थ्रेट है किसी भी स्टेट से, तो उसके ऊपर आपकी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं वो आपकी पर्सनल पॉलिसीज़ होंगी। उसके ऊपर कोई भी आपको गाइड नहीं करेगा या कोई भी आकर आपको ये नहीं कहेगा कि वी आर गोइंग टू गाइड यू कि आपने किस तरह से मैनेज करना है। तो दिस इज़ द थिंग जिसको इंश्योर किया गया। इसको इंश्योर करने की रीज़न क्या थी? ताकि कोई भी पावरफुल स्टेट जो है वो किसी भी अंडर डेवलपिंग या अंडर रेटेड स्टेट को आके एब्यूसिवली यूज़ ना करे या उनके राइट्स को जो है वो स्नब ना करे। और इसी से जो है उनको पता था फर्दर कि सर्वाइवल जो है वो नेशंस की एक दूसरे के साथ आसानी से हो पाएगी। सेकेंडली कहा गया राइट टू सेल्फ रूल। राइट टू सेल्फ रूल का मतलब क्या है? राइट टू सेल्फ रूल का मतलब ये है कि उनकी अपनी पर्सनल गवर्नमेंट होगी और वो गवर्नमेंट जो है वो इंडिपेंडेंटली वर्क करेगी। मैक्सिमम ये होगा कि उस गवर्नमेंट को सिलेक्ट जो है उसके अपने लोग करेंगे, दैट मीन्स द सिटीजन्स और द सिविलियंस ऑफ दैट स्टेट। लेकिन वो इंडिपेंडेंट होगी, उसमें कोई भी सुपर पावर जो है वो इंटरवीन करके उनको गाइड नहीं कर सकती कि आप ये करें ये ना करें, आपकी पॉलिसीज ये होनी चाहिए वो नहीं होनी चाहिए। वॉर का थ्रेट है तो आपको यूनाइटेड नेशंस जो है वो कॉल कर सकता है, आपको बताया जा सकता है, आपके ऊपर कोई केस कोई हेयरिंग आ सकती है।
लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी जो डोमेस्टिक पॉलिसीज हैं उसमें डायरेक्टली इंटरवीन किया जा सकता है, ये अलाउ ही नहीं है। उसके बाद इक्वलिटी टू ऑल सिटीजन्स। यूएन, क्योंकि यूएन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जिसको हम कहते हैं यूएन ह्यूमन राइट्स चार्टर, तो उसने ये इंश्योर किया था कि जो जितने भी सिटीजन्स हैं उनको इक्वालिटी दी जाएगी, ताकि एक स्टेट के अंदर जो है एक स्टेट विद इन स्टेट ना हो। और क्योंकि हमने बहुत ऑर्थोडॉक्स और रिजिड जो एक स्टेटस था, एक स्टेट्स का कल्चर था, उससे जान छुड़ाई थी, तो दोबारा ये चीज़ अफोर्डेबल नहीं थी कि आप दोबारा से उसी किसी सिस्टम में जो है वो अपने आप को मर्ज कर लें या उसी किसी ऐसे सिस्टम में इन्वॉल्व हो जाएं जो दोबारा से सिटीजन्स के बेसिक राइट्स को जो है वो स्नैप करे। उसके बाद आता है सोवरेनिटी एज इनवायबल राइट। सोवरेनिटी का मतलब होता है बेटा इंडिपेंडेंट होना, ठीक है। सोवरेनिटी का मतलब होता है खुद मुख्तारी, आज़ादी। तो जो किसी भी स्टेट की सोवरेनिटी है, दैट मीन्स जो उसकी टेरिटोरियल बाउंड्रीज हैं वो उसकी सोवरेनिटीज हैं, वो उसकी सॉवरन पावर है, उसमें आप कभी भी इंटरवीन नहीं कर सकते। अगर आपने अटैक करना है या कुछ भी करना है तो आपने वार्निंग के बाद करना है। इवन पाकिस्तान और इंडिया ने भी डायरेक्ट जो है वो अटैक नहीं किया, पहले वार्निंग्स दी जाती हैं, चाहे वो इनडायरेक्ट एजेंसीज के थ्रू ही क्यों ना दी जाए। बट इसको इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि आप जो है वो सोवरेनिटी को किसी के भी एब्यूसिवली ट्रीट या यूज़ नहीं करोगे। इसकी जो बहुत बेस्ट एग्जांपल है वो ओसामा बिन लादेन का जो ऑपरेशन एबटाबाद में किया गया उसकी है, जिसके बाद पाकिस्तान ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और अरेना पे बहुत शोर भी मचाया कि हमारी सोवरेनिटी के राइट को कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। और सोवरेनिटी के राइट को कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, इसकी वजह से हम कंडेम करते हैं अमेरिकन पॉलिसीज़ को। सेकेंडली जब हमारे राइट्स को किया गया था वो थे ड्रोन स्ट्राइक अटैक्स, उसके ऊपर भी हमने इंटरनेशनल एरेना पे इस चीज़ को जो है वो हाईलाइट किया था। उसके बाद थर्ड जो थी वो थी सलाला एयरबेस अटैक। सलाला एयरबेस स्ट्राइक के अंदर भी अमेरिका का कहना ये है कि हमें इंफॉर्मेशन मिली थी और वहाँ पर टेररिस्ट थे, लेकिन उसकी वजह से हमारे 25 मिलिट्री पर्सोनल्स जो हैं उनकी डेथ हो गई थी। ये 3 से 4 मेजर इवेंट्स हैं जब हमारी सॉवरेनिटी को अब्यूज़ किया गया है बाय अमेरिकन। लेकिन क्योंकि अमेरिका एक बहुत इंडिपेंडेंट ऑब्वियसली स्टेट है, सुपर पावर है, यूनिपोलैरिटी वर्ल्ड ऑर्डर है, तो अमेरिका के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया गया। अच्छा, एक और बात, इक्वालिटी टू ऑल सिटीजन्स तो इंश्योर होगी, लेकिन साथ ही साथ इक्वालिटी टू ऑल स्टेट्स भी कहा गया यूनाइटेड नेशंस के अंदर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बच्चों इक्वालिटी टू ऑल स्टेट्स वाला मंत्रा फॉलो नहीं होता, बिकॉज वहाँ पर वीटो स्टेटस है, और जब आप एक वीटो कंट्री होते हो और आपके पास एक वीटो पावर है तो डेफिनेटली ऐसी कोई भी पॉलिसी और एग्रीमेंट जो आपको लग रहा है कि हमारी पावर को मिनिमाइज कर सकता है या हमारी पावर के अगेंस्ट है, तो डेफिनेटली आप वीटो राइट का यूज़ करते हुए नल एंड वॉइड कर देते हो। इसके ऊपर भी बहुत अच्छी एग्जांपल है रिसेंटली पैलेस्टाइन में जब यूएस ने यूरोशिलम के अंदर अपनी एम्बेसी ओपन की, तो बेसिकली इसके ऊपर जो है वो यूएन के अंदर पूरा रिवॉल्ट हुआ, बाकायदा एहतजाज किया गया। तो उसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस के अंदर जब एग्रीमेंट हुआ और उसके ऊपर असेंबली के अंदर जो है सेशन के अंदर जो है वो पास आउट किया गया इस एग्रीमेंट को, उन्होंने कहा अच्छा चलिए ठीक है, इसके ऊपर वोटिंग करा लेते हैं और देख लेते हैं कि कितने कंट्रीज़ कहते हैं ये ठीक डिसीजन है, कितने कहते हैं कि गलत है। तो 183 कंट्रीज़ ने इस डिसीजन को कंडेम किया था, 183 आउट ऑफ 197 ऑलमोस्ट। तो ये डिसीजन जो है और यूएस को अपनी एम्बेसी जो है वो वहाँ से ऑब्वियसली एरेडिकेट करनी पड़ती, बट अगेन यूएस ने एट दैट टाइम जो है वो अपना वीटो राइट यूज़ किया और बाकी सारे के सारे राइट्स जो हैं वो नल एंड वॉइड हो गए। तो एवेंचुअली इसका मतलब है कि इक्वालिटी वाला प्रिंसिपल तो फॉलो नहीं हो रहा। सो दिस इज द थिंग, ये उसने मॉडर्न स्टेट सिस्टम के कुछ मेजर प्रिंसिपल्स और जार्गन्स जो है बताए थे। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्टेट्स जब आती है तो उसमें भी वो 4 मेजर प्रिंसिपल्स हैं। पहला है टेरिटरी। टेरिटरी जो है एक स्पेसिफिक टेरिटरी, एक स्पेसिफिक बाउंड्री जहाँ पर आप क्लेम कर रहे हो कि ये हमारी स्टेट है, वो एक स्पेसिफिक टेरिटरी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है जिसके ऊपर आप क्लेम करके कहोगे कि दिस इज़ माई स्टेट और आई वॉन्ट दिस टेरिटरी एज और दिस बाउंड्री एज माई स्टेट। जैसे बेटा कि सब कॉन्टिनेंट में अगर देखो कि पाकिस्तान और इंडिया का जो सारा का सारा आपको फाइट नज़र आती है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी है 1857 की, ब्रिटेन के अगेंस्ट रिवॉल्ट भी नज़र आता है, उसमें पहले इस चीज़ को इंश्योर किया गया कि बेसिकली हिंदू मेजॉरिटी वाले एरियाज़ कौन से हैं और मुस्लिम मेजॉरिटी वाले कौन से हैं। फिर ये क्लेम किया गया कि जहाँ पर हिंदू मेजॉरिटी वाले एरियाज़ हैं वहाँ पर हिंदूज़ की गवर्नमेंट होगी, जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी की हैं वहाँ पे मुस्लिम्स की होगी। उसी के ऊपर आपको लाहौर रेजोल्यूशन वगैरह भी मिलती है, खुद बालाबाद भी मिलता है
और उसी के ऊपर जो है 1947 से लेकर 2020 तक आपकी फाइट भी चल रही है ऑन कश्मीर क्राइसिस, क्योंकि कश्मीर उस टाइम पर वहाँ पर 80 to 90% पॉपुलेशन जो है मुस्लिम्स की ही थी। तो डेफिनेटली एवेंचुअली उसका पार्ट जो है वो पाकिस्तान का बनना चाहिए था, लेकिन उस चीज़ को इग्नोर किया गया, जिसकी वजह से आज भी दो कंट्रीज जो हैं वो इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से रीजनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी भी डिस्टर्बेंस का शिकार है। तो बेसिकली टेरिटरी क्या है उसको आपने इंश्योर करना होता है, बताना होता है कि किस टेरिटरी को आप किस बेसिस के ऊपर डिमांड कर रहे हो कि ये हमारी स्टेट होनी चाहिए, यहाँ हमें स्टेट बनाने देनी चाहिए। सेकेंडली है बेटा पॉपुलेशन। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 10 लोग उठ के क्लेम कर दें कि हमें स्टेट बनानी है। एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी होनी चाहिए, एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन होनी चाहिए जो एडवोकेट करे इस बात को कि हमें सेपरेट स्टेट चाहिए, और उनको उनके पास लीगल रीजंस हों कि हमें सेपरेट स्टेट क्यों चाहिए। सेपरेट स्टेट हमें इसलिए चाहिए कि हमारे फंडामेंटल राइट्स कॉम्प्रोमाइज़ हैं। सेपरेट स्टेट हमें इसलिए चाहिए कि हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हैं। हमें सेपरेट स्टेट इसलिए चाहिए कि हम जिस तरह की रिचुअल्स को फॉलो करना चाहते हैं या जो हमारे ट्रेडिशंस हैं वो हमें फॉलो नहीं करने दी जा रही अंडर दिस अम्ब्रेला या अंडर दिस कंट्री। वी नीड एज अ पॉपुलेशन जो है वो हमारी जेन्युइन नीड है कि हमें एक स्पेसिफिक स्टेट प्रोवाइड की जाए। आप अगर सब कॉन्टिनेंट ही की एग्जांपल मैं कोट करूं तो जहां पर आपको हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन नज़र आ रही है वहां पे वो प्रॉपर पॉपुलेशन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे थे, और उन्होंने फिर डिमांड की थी कि ब्रिटन्स जो हैं वो हमारे राइट्स को स्नब कर रहे हैं, क्योंकि ब्रिटन्स भी वहाँ पर एक्सेसिव टैक्सेशन लेते थे, वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करते थे। सारे के सारे लॉज जो हैं वो ब्रिटन्स के अपने थे, विदाउट नोइंग द फैक्ट कि वहाँ की पॉपुलेशन के ऊपर वो लॉज या रूल्स इम्प्लीमेंट हो सकते हैं या नहीं, या वो पॉपुलेशन जो है उनकी मेंटालिटीज़ जो हैं वो को अलाइन करती हैं उन लॉज के साथ, उन रूल्स के साथ या नहीं। थर्ड थिंग, गवर्नमेंट। आपने पूरा का पूरा मैकेनिज्म एक चला दिया, एक नैरेटिव चला दिया, स्लोगन्स चला दिए, वी नीड अ सेपरेट स्टेट, हमें सेपरेट स्टेट दें जी। लेकिन उस सेपरेट स्टेट को मान भी लिया कि वो आपको दे रहे हैं, लेकिन वो सेपरेट स्टेट एक्वायर करने के बाद आप उस स्टेट को रन कैसे कर रहे हैं, या फिर आप उस स्टेट को रन करेंगे कैसे? यू नीड अ प्रॉपर गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर फॉर दैट। तो बेसिकली ये भी एक डिमांड है कि आपकी अपनी गवर्नमेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए, जिसके ऊपर अगर आपको सेपरेट स्टेट दी जाए तो बाद में आप उस स्टेट को रन करने की कैपेसिटी भी रखते हों। फॉर एग्जांपल, जैसा कि अब गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के अंदर अगर बात की जाए तो एट दैट टाइम कांग्रेस थी और मुस्लिम्स की तरफ से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी। ये वो पार्टीज थी जो फर्दर आपकी पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी को, सिविलियन ब्यूरोक्रेसी को और मिलिट्री को हैंडल करती। तो बेसिकली यहीं से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि गवर्नमेंट का होना कितना ज़रूरी है, जो बेसिकली आपके पॉलिटिकल राइट्स के लिए फाइट कर सके। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सॉवरेनिटी। लेकिन सॉवरेनिटी की थोड़ी सी डिफ्रेंसिएशन है बेटा मॉडर्न स्टेट सिस्टम के अंदर। सॉवरेनिटी की बहुत सी टाइप्स हैं। मेजर में आप इसको अगर वैसे इसके कॉन्सेप्ट के हवाले से देखा जाए तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल सॉवरेनिटी कहते हैं, अगर हम सिर्फ स्टेट सिस्टम के पर्सपेक्टिव में देखें। जो आपकी एक्सटर्नल सॉवरेनिटी होती है इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली, उसमें आपकी 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है एक्सटर्नल के अंदर। पहली तो बात ये है द प्रोटेक्शन ऑफ द बाउंड्रीज। आप अपनी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, किसी भी थ्रेट से, किसी भी वॉर से, किसी भी तरह के इनडायरेक्ट थ्रेट से या डेंजर से। दूसरा है फॉरेन पॉलिसी, हाउ यू आर गोइंग टू एस्टेब्लिश योर रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज। आप फॉरेन कंट्रीज के साथ अपने रिलेशनशिप को किस तरह से और किस हद तक डेवलप कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं, और क्या फिर आपकी फॉरेन पॉलिसी के अकॉर्डिंगली आप इकोनॉमिकली अपने कंट्री को सर्वाइव कर सकते हैं, एंड फिर इंटरनेशनल रिकग्निशन क्या होगी आपकी कंट्री और स्टेट की। और जो लास्ट पॉइंट है एक्सटर्नल सॉवरेनिटी का, वो है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑब्लिगेशंस। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस ये होती हैं बच्चों कि आपने कोई ना कोई गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर फॉलो करना है, जैसे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, प्रेसिडेंशियल, मोनार्किज्म, कुछ ना कुछ। और दूसरा है इकोनॉमिक ऑब्लिगेशन, डैट मीन्स कि आपके जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं जो एज अ स्टेट आप टॉलरेट कर रहे हैं, उन एक्सपेंडिचर्स को टॉलरेट करने के लिए आप कहाँ से पैसा लाएंगे। डैट मीन्स आपकी कोई ना कोई GDP, ग्रॉथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कोई ना कोई तो होगा ना, GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट,
तो आप कहाँ से वो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं? ये है आपकी एक्सटर्नल। इसके बाद तीन मेजर जार्गन्स आपके यहाँ, तीन मेजर प्रिंसिपल्स आते हैं आपके इंटरनल सॉवरेनिटी के। इंटरनल सॉवरेनिटी के अंदर जो पहला मेजर कॉन्सेप्ट है या पहला मेजर पॉइंट है वो है रेवेन्यू कलेक्शन। आपकी टैक्सेशन पॉलिसीज क्या हैं? आपने अगर अपनी टेरिटरीज को भी हैंडल करना है तो यू नीड बजट फॉर दैट। आप वो बजट कहाँ से लेकर आओगे? वही पैसा जो आप अपनी पब्लिक से टैक्सेस की फॉर्म में कलेक्ट कर रहे हो। जो पैसा आप टैक्सेस की फॉर्म में कलेक्ट कर रहे हो उसको आप इन्वेस्ट कैसे कर रहे हो, उसके ऊपर आप अपने एक्सपेंडिचर्स को चार्ट आउट कैसे कर रहे हो, आप मैनेज कैसे कर रहे हो, आप बजट डिवीजन किस तरह से कर रहे हो, आपकी फिस्कल बजट पॉलिसीज क्या हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपके इंटरनल सॉवरेनिटी का पार्ट होती हैं। सेकेंड, एन ऑफिशियल गवर्नमेंट विच कैन मेक लॉज। एक आपकी ऑफिशियल गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंटलेस कंट्री तो नहीं हो सकता ना, वहाँ पे तो फाइट होंगी, वॉर्स होंगी, हर कोई सेपरेटली अपना अपना होमलैंड बना के बैठ जाएगा। तो एक ऑफिशियल गवर्नमेंट जो किसी भी क्रियोटिक सिचुएशन के अंदर लेजिस्लेशन कर सके, लॉज पास कर सके, उसके पास ये पावर एग्जिस्ट करे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंटरनल पीस, लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज। दैट मीन्स विद इन द कंट्री, विद इन द सिटीज़, विद इन द एरियाज आपने पीस को मैनेज कैसे किया है, आपके पास पुलिस फोर्स किस तरह की एग्जिस्ट कर रही है। क्योंकि जब तक आप अपनी इंटरनल सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट नहीं करोगे, आप अपने इंटरनल पीस को मैनेज नहीं करोगे बेटे, आप एक्सटर्नल सॉवरेनिटी की तरफ जा ही नहीं सकते। तो बेसिकली आपके इंटरनल सॉवरेनिटी के भी ये 3 मेजर पॉइंट्स हैं और आपके एक्सटर्नल सॉवरेनिटी के भी ये 3 मेजर पॉइंट्स हैं। उसके बाद जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉवरेनिटी आती है उसमें आपकी आती है जनाब लीगल सॉवरेनिटी, पॉपुलर सॉवरेनिटी, ठीक है। तो वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। लीगल सॉवरेनिटी हमेशा याद रखिएगा बेटा, वो होती है जिसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ऑलवेज कंसीडर्ड एज अ सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। कॉन्स्टिट्यूशन को कोई बाईपास और अब्यूज़ नहीं करता। आपकी जो भी ऑफिशियल गवर्नमेंट है, आपकी जितनी भी फॉरेन पॉलिसी है, आपकी जितनी भी मिलिट्राइजेशन की पॉलिसीज़ हैं, वो सारी की सारी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के थ्रू डिसाइड हो रही हैं। दैट इज़ लीगल सॉवरेनिटी। पॉपुलर सॉवरेनिटी वो होती है जहाँ पर आप कॉन्स्टिट्यूशन के रूल एंड रेगुलेशन को नहीं भी फॉलो करते, बट आपकी पॉपुलैरिटी इतनी होती है डैट यू फॉर्म योर ओन गवर्नमेंट। जैसे ईरान के अंदर जब 1979 के अंदर पहलवीज की गवर्नमेंट को टॉपल डाउन किया गया और खुमीनीस का राइज हुआ, एट दैट टाइम वहाँ पर खुमीनीस की पॉपुलैरिटी ही बहुत ज़्यादा थी। लोगों ने उनके रिवॉल्ट में उनको साथ दिया बाकायदा, और बाद में 1979 से लेकर 2020 टिल नाउ वहाँ पर खुमीनीस ही रूल कर रहे हैं। तो दैट इज़ पॉपुलर सॉवरेनिटी। पॉपुलैरिटी की वजह से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया, इलेक्शन प्रोसेस को नहीं फॉलो किया, इलेक्शंस और पॉपुलर वोटिंग से नहीं आए, बट यस वो पब्लिक लाइकिंग में इतने ज़्यादा थे कि पब्लिक ने उनकी गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किया है। तो दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ सॉवरेनिटी। उसके बाद अगर देखा जाए सॉवरेनिटी के अंदर ही, तो इसमें 2 तरह की टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स भी आ जाती हैं, जिसमें आप 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो। एक होती है बेटा डिफेक्टो और एक होती है डिजोरो। डिजोरो जो है वो जुडिशरी से, जूरी से वर्ड निकला है, पैनल ऑफ जजेस। तो डिजोरो गवर्नमेंट्स होती हैं वो होती हैं जो बेसिकली लीगल प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली आती हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसने 3 मंथ्स की इंटरम गवर्नमेंट है, उसमें इंटरम गवर्नमेंट आके जो है वो हैंडल करती है, इलेक्शंस जो है बड़े अनबाइस तरीके से कराए जाते हैं, दैट इज़ दी जोरो। और एक होती है डी फैक्टो गवर्नमेंट। डी फैक्टो, फैक्टो किसी में जब फॉल्ट होता है उससे वर्ड निकला है। इसका मतलब है मिलिट्री डिक्टेटरशिप, जिसमें आप जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको टॉपल डाउन करके अपनी गवर्नमेंट सेट डाउन करते हो, जैसे मिलिट्री डिक्टेटरशिप में होता है, ये वैसे डिक्टेटरशिप में होता है। सो ये भी 2 टाइप्स जो है वो फॉल करती हैं आपकी सॉवरेनिटी या गवर्नमेंटल टाइप्स के अंदर। सॉवरेनिटी की तो इंटरनल एक्सटर्नल सॉवरेनिटी है, पॉपुलर है, और फिर आपकी लीगल है, फिर आपकी गवर्नमेंट में डिफेक्टो भी हो सकती है, डिजोरो भी हो सकती है। तो ये इनके फर्दर टाइप्स हैं, इनको याद रखिएगा, पेपर में इसी तरह मेंशन कीजिए। तो अब तक हमने सो फार डिस्कस कर लिया कि मॉडर्न स्टेट सिस्टम कैसे आया, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स क्या थी, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स के बाद यूनाइटेड नेशंस ने कौन से लीगल प्रिंसिपल्स दिए हैं, उन लीगल प्रिंसिपल्स को देने की रीज़न क्या है। फिर हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि कैरेक्टरिस्टिक्स एक स्टेट के क्या क्या हो सकते हैं। लेकिन इवेंचुअली एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या ऐसा है कि मॉडर्न स्टेट सिस्टम्स को एक्वायर करने के बाद
हमने ये चीज़ इंश्योर कर ली कि स्टेट सिस्टम को कोई थ्रेट नहीं रहा, या दुनिया में जेन्युइनली जो पीस है वो एग्जिस्टेंस में आ गया और दुनिया में सारी नेशंस जो हैं बड़ी पीसफुली एक दूसरे के साथ कोएग्जिस्ट कर रही हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। तो फिर जब ऐसा नहीं हुआ तो इसकी क्या रीजंस हैं? इसका मतलब है कि कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स के अंदर भी एनार्की भी एग्जिस्ट कर रही है, पावर मैकेनिज्म्स बिहेवियर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, पावरफुल स्टेट भी एग्जिस्ट कर रही हैं, लेस पावरफुल स्टेट भी एग्जिस्ट कर रही हैं। तो फिर वो एक दूसरे के अगेंस्ट फाइट करने के लिए या एक दूसरे की गवर्नमेंट्स को टॉपल डाउन करने के लिए किस तरह के मैकेनिज्म्स को यूज़ करती हैं? वो कौन से मैकेनिज्म्स हैं, वो कौन से जार्गन्स हैं जो फिर यूज़ किए जा रहे हैं? या फिर इससे भी आसान लफ्ज़ों में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो वो कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको फॉलो करते हुए आप एक वीकर स्टेट को फर्दर वीक करते हैं और स्ट्रॉन्गर स्टेट्स अपने आप को फर्दर स्ट्रॉन्ग करती हैं? तो उसके बहुत सी रीजंस हैं जिसकी वजह से कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स के अंदर भी, मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम्स में भी, जिसमें आपके प्रोटेक्शन के लिए यूनाइटेड नेशंस मौजूद है, जहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मौजूद है, जहाँ पर नेशंस जो है वो पीसफुली कोएग्जिस्ट कर रही हैं, जहाँ पर ग्लोबल मार्केट का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट कर रहा है, स्टिल देयर आर अनलिमिटेड थ्रेट्स टू अ नेशन फ्रॉम अनदर नेशन। और इसके अलावा बहुत से ऐसे थ्रेट्स हैं जो बहुत हिडन हैं बट एट द सेम टाइम दे आर वेरी एविडेंट। तो वो क्या हैं उसको देख लेते हैं। पहली बात है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या थ्रेट है? बेटा, ग्लोबलाइजेशन के अंदर जो ये नैरेटिव है ना, एक तो वीटो कंट्रीज़ का, और इसके अलावा जो एक नैरेटिव है कोर कंट्रीज़ एंड पेरिफेरल कंट्रीज़। कोर कंट्रीज़ वो होते हैं जो बहुत डेवलप वंस होते हैं, पेरिफेरल वो होते हैं जो अंडर डेवलप्ड होते हैं। तो बेसिकली ग्लोबलाइजेशन ये रूम प्रोवाइड करता है कि जो डेवलप स्टेट्स हैं वो बड़े आराम से एक्सप्लॉइटेशन करती हैं अंडर डेवलप्ड स्टेट्स की, और जब वो एक्सप्लॉइटेशन करती हैं तो उसकी वजह से वो हिंड्रेंस क्रिएट करती हैं, और प्लस वो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं अंडर डेवलपिंग स्टेट्स के, उनको एक्सप्लॉइट करके अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करती हैं, जिसकी वजह से जो एक इकोनॉमिक गैप क्रिएट हो गया है बिटवीन द डेवलप्ड कंट्रीज एंड अंडर डेवलपिंग, वो गैप जो है वो अनब्रिजेबल होता जा रहा है, जिसकी वजह से पूरी वर्ल्ड में दोबारा से रियलाइज किया जा रहा है कि शायद जो कॉलोनाइज पीरियड था, अब अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ कॉलोनाइजेशन जो है वो दोबारा से एग्जिस्टेंस में आएगी, बट इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ नियो कॉलोनाइजेशन, जिसमें आप डेफिनेटली जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको एक्सप्लॉइट भी करोगे, उनको मिसयूज भी करोगे, बट विद डिफरेंट मीन्स एंड पर्सपेक्टिव्स। सेकेंड जो मेजर थ्रेट है दैट इज टेररिज्म, क्योंकि पूरी वर्ल्ड के अंदर जो कंटेम्प्रेरी टाइम्स हैं उसमें ग्लोबल टेररिज्म की वेव चल रही है। ग्लोबल टेररिज्म का मतलब है बेटा कि वो यूरोप हो, वो अमेरिका हो, वो मिडल ईस्ट हो, वो साउथ एशिया हो, वो अफ्रीका हो, नॉट इवन अ सिंगल कंट्री इज सेफ फ्रॉम द थ्रेट्स ऑफ टेररिज्म। तो टेररिज्म की वजह से जो डिफरेंट स्टेट्स के दरमियान डिस्प्यूट्स क्रिएट हो रहे हैं, वो उसकी वजह से मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम को बहुत थ्रेट है। जैसे इसका एक आउटकम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF लिस्ट, जिसको बनाया इसलिए गया था कि जो भी स्टेट्स और कंट्रीज जो हैं वो टेररिज्म में इन्वॉल्व होंगे उनका बाकी पूरी दुनिया बाइकआउट कर देगी। करंटली पाकिस्तान भी जो है वो FATF लिस्ट की ग्रे लिस्टिंग का पार्ट है। तो द फैक्ट इज ये पैरामीटर्स क्या हैं, कौन सी नेशंस, कौन से इंडिपेंडेंट पावर्स ये डिसाइड कर रही हैं कि एक कंट्री टेररिज्म में इन्वॉल्व और एक नहीं है? ये बात कौन इंश्योर करेगा कि अमेरिका किसी भी टेररिज्म एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है और पाकिस्तान जो है वो हर टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है? तो यहाँ पर अगेन एक पर्सपेक्टिव आता है डेवलप वंस का, कि जो डेवलप स्टेट्स हैं इसका मतलब है वो क्योंकि रिच हैं, वो कुछ भी करें उनके ऊपर किसी तरह का एलिगेशन नहीं आता, और जो अंडर डेवलपिंग स्टेट्स हैं क्योंकि इट्स अ काइंड ऑफ पुअर क्लास ऑफ द सोसाइटी, तो आप उनको जिस तरह मर्जी चाहे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो इसका जो थ्रेट है उसकी वजह से भी जो नेशन स्टेट सिस्टम है वो बहुत डिस्टर्ब हुआ है। लेकिन इसके अलावा बहुत सी स्टेट जो न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी पे भी बिलीव करती हैं, जैसे न्यूजीलैंड, वहाँ पे भी वन टेररिस्ट अटैक्स होते हैं। तो ये एक ऐसा थ्रेट है जिसकी वजह से बहुत से चैलेंजेस हैं जो नेशन स्टेट सिस्टम को फेस करने पड़ रहे हैं। फिर आता है जी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एंड ट्रांसनेशनल कंपनीज किस तरह से एक्सप्लॉइटेशन करती हैं। डेफिनेटली मैकडॉनल्ड्स और KFC जैसी ब्रांचेस हैं, उनकी दुनिया में 1000+ इससे भी बहुत ज़्यादा जो है वो ब्रांचेज एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन इनका जो एक्चुअल बेनिफिट है वो इन स्टेट्स को जा रहा है जहाँ से इन्होंने अपनी ओरिजिनेशन की है। लेकिन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस और ट्रांसनेशनल कंपनीज जब आती हैं किसी भी कंट्री के अंदर अपनी ब्रांच के लिए, तो वो डेफिनेटली अपने एम्प्लॉयर लॉज जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं, वो अपने बेनिफिट्स को ऑन नंबर 1 रखते हैं, जिसकी वजह से वो आपका ही रिसोर्स यूज़ करते हैं,
वो आपकी कंट्री का लैंड यूज़ करते हैं, वो आपको एम्प्लॉयर्स के तौर पे यूज़ करते हैं, लेकिन जो एक्चुअल बेनिफिट है वो उस कंट्री का और स्टेट का होता है जहाँ से वो बिलोंग करते हैं। तो इस तरह से वो आपकी मनी रिसोर्सेज को, आपके एम्प्लॉयर्स रिसोर्सेज को, आपके स्किल्ड लेबर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। फिर आता है जी राइज ऑफ राइट विंग पार्टीज। राइज ऑफ राइट विंग पार्टीज का अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊं तो बेसिकली पूरी वर्ल्ड के अंदर कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स के अंदर एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स राइज कर रहे हैं। ये वो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हैं बेटा जो बेसिकली रिलीजियस प्रोपेगेंडास को भी प्रमोट कर रहे हैं और एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को भी प्रमोट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वर्ल्ड के अंदर दोबारा 1-to-1 वॉर्स का जो 1-to-1 आर्मी कन्फ्रंटेशन का जो कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा पीक पर जा रहा है, जिसकी वजह से वर्ल्ड अगेन जो है वो डिस्ट्रक्शन की साइड पे जा रही है वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बाद। इसमें अगर मैं राइज ऑफ राइट विंग पार्टीज की बात करूं तो भारत जनता पार्टी इन इंडिया, जिसको मोदी जो है वो लीड कर रहा है, उसका नैरेटिव ही एंटी मुस्लिम है। उसकी पूरी की पूरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और पॉलिटिकल मैनिफेस्टो ही जो एग्जिस्ट कर रहा है वो अगेंस्ट मुस्लिम्स कर रहा है, जिसकी वजह से बहुत एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज जो हैं वो प्रमोट हो रही हैं। फिर अमेरिका, विच इज़ द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ। ट्रम्प का स्लोगन ही ये था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और हिलरी जिसका स्लोगन था टुगेदर वी आर ग्रेट। तो लोगों ने ज़्यादा पॉपुलर नैरेटिव किसको समझा? ऑब्वियसली मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और वहाँ पे फिर इमिग्रेशन और माइग्रेशन पॉलिसीज जो चेंज की जा रही हैं। देन आप यूनाइटेड किंगडम की एग्जांपल देख लो कि उन्होंने यूरोपीय यूनियन से एग्जिट ले लिया, जिसको हम ब्रेक्सिट कहते हैं। और यूके के अंदर करंटली जॉनसन बोरिस जो राइज कर रहा है वो बेसिकली एक्सट्रीमिस्ट राइटिस्ट है। वो एक्सट्रीमिस्ट राइटिस्ट इस सेंस में है कि वो बेसिकली प्रमोट करना चाहता है ब्रिटेन को सिर्फ, और वो ऑब्वियसली बाकी तमाम तरह रेसेस के अगेंस्ट है। फिर आप देख लो तैयब एर्दोगान का राइज। समहाउ तैयब एर्दोगान के राइज के बारे में भी ये कहा जाता है कि ये बेसिकली रिवाइवल ऑफ ऑटोमन एम्पायर करना चाह रहा है। ये चाहता है कि ऑटोमन एम्पायर का रिवाइवल दोबारा से हो सके। तो समहाउ टू सम एक्सटेंट अगर देखा जाए तो आपको पूरी वर्ल्ड नैरेटिव्स के अंदर जो है वो राइट विंग पार्टीज का राइज नजर आ रहा है, विच इज गोइंग टू बी अ बिगर थ्रेट, क्योंकि इसका मतलब है कि पूरी वर्ल्ड के अंदर दोबारा आप हाइपर नेशनलिज्म को प्रमोट कर रहे हो, आप रेसिज्म के नैरेटिव को प्रमोट कर रहे हो, आप वॉरिज्म की आइडियोलॉजी को रिवाइव कर रहे हो, जिससे डिस्ट्रक्शंस जो हैं वो इन्हांस करेंगी। देन आपका आता है डोमिनेंस ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, न्यू इंपेरियलिज्म, IMF एंड वर्ल्ड बैंक। बेसिकली जब यूनाइटेड नेशंस बनी और उसके बाद मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम्स आए तो इस चीज़ को इंश्योर किया गया कि बेसिकली जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि IMF एंड वर्ल्ड बैंक, वो बेसिकली असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगी अंडर डेवलपिंग स्टेट्स को, और असिस्टेंस इसलिए प्रोवाइड करेंगे बच्चों ताकि वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो फाइनेंशियली असिस्ट करें वीकर स्टेट को। और कोई भी पावरफुल स्टेट जो है वो इस वजह से किसी भी स्टेट के ऊपर रूल ना कर सके कि हम आपको पैसे प्रोवाइड कर रहे हैं। इसकी तो बहुत सिंपलेस्ट एग्जांपल है ना कि अगर एक घर में आप लोग रह रहे हो, उस घर का खर्चा जो है अगर अब्बा जी उठा रहे हैं तो ही इज़ द हेड ऑफ द फैमिली, क्योंकि वो ऑब्वियसली सारे के सारे केटर कर रहे हैं एक्सपेंडिचर्स को। तो सेम इज़ द केस विद नेशंस कि अगर एक सुपर पावर स्टेट है और वो बेसिकली एक लोअर या एक अंडर डेवलपिंग स्टेट को जो है वो असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है, फाइनेंशियल असिस्टेंस, तो इसका मतलब है वो उसकी डोमेस्टिक पॉलिसीज के अंदर इंटरवीन करने का हर तरह का राइट रखती है। तो बेसिकली उस टाइम पे इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और वर्ल्ड बैंक को स्टैब्लिश किया गया ताकि कोई भी स्टेट दूसरी स्टेट की जो डोमेस्टिक पॉलिसीज हैं उसमें इंटरवीन ना कर सके। लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ कि IMF और वर्ल्ड बैंक जो बेल आउट पैकेजेस प्रोवाइड करते हैं वो उन्होंने उसके ऊपर हैवी लीज रखना शुरू कर दी, और अब ये होता है कि IMF और वर्ल्ड बैंक के अंदर बेसिकली मोनोपोलाइजेशन है बहुत डेवलप कंट्रीज की, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका जैसे कंट्रीज की। वो जो डायरेक्टली इंटरवीन नहीं कर पाते किसी भी कंट्री के डोमेस्टिक पॉलिसीज में, वो इन ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू करते हैं, IMF एंड वर्ल्ड बैंक वगैरह के थ्रू जो है वो इंटरवीन करते हैं कंट्रीज की डोमेस्टिक पॉलिसीज के अंदर, और उसमें अपने रूल्स एंड लॉज जो हैं वो इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से अगेन वी आर बैक टू द क्राइसिस ऑफ कॉलोनाइजेशन। फिर रोल एंड कंट्रोल बाय सुपर पावर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जो सुपर पावर्स हैं वो हर कंट्री को जो है वो स्नैप करने की कोशिश करती हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं, जिसकी वजह से जो सुपर पावर्स हैं वो एक्सप्लॉइट कर रही हैं रिसोर्सेज को अंडर डेवलपिंग स्टेट के। फिर मिलिट्री इंटरवेंशन बाय थर्ड वर्ल्ड। आप ये देखें कि जो जितने भी आपके ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, सीरिया, यमन, इराक, ठीक है, यहाँ पर मिलिट्री इंटरवेंशन की गई है ऑन द नेम ऑफ पीस। जैसे अमेरिका ने 2003 में जब क्रैकडाउन करना था और वहाँ के ऑयल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना था, तो उसने नैरेटिव का यूज़ किया कि वहाँ पर न्यूक्स हैं,
और जो सद्दाम हुसैन है वो न्यूक्लियर वेपन्स बम्बार्ड कर देगा और पूरी वर्ल्ड का पीस डिस्टर्ब होने जा रहा है। तो क्योंकि पूरी वर्ल्ड का पीस डिस्टर्ब होने जा रहा है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनको कंट्रोल किया जाए। फिर उसने वहाँ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से भी परमिशन नहीं ली, डिस्ट्रक्शन की, वॉर्स करते रहे वहाँ पर, और 2009 तक उनको कुछ भी नहीं मिला। लेकिन हाँ, सारा का सारा ऑयल एक्सट्रैक्ट करके चले गए। फिर इसी तरह सीरिया के अंदर सिविल वॉर है, यमन के अंदर है, फिर अफगानिस्तान के अंदर। तो ये जो मिलिट्री इंटरवेंशन है, ये एक बहुत अजीब सा नैरेटिव है, जिसकी वजह से आपके जो डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग स्टेट्स हैं वो काफ़ी डिस्टर्ब्ड हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रॉक्सी एंड सिविल वॉर सिनेरियो। प्रॉक्सी वॉर वही सिनेरियो है बेटा जिसमें दो बिगर कंट्रीज जो हैं वो किसी तीसरे कंट्री को यूज़ करते हैं अपनी पावर मैक्सिमाइजेशन करने के लिए। और सिविल वॉर का नैरेटिव ये है कि जितनी भी डेवलप स्टेट हैं वो एक अंडर डेवलपिंग स्टेट को या डेवलप स्टेट को वीकर करती हैं, और वीकर वो इस तरह से करती हैं कि ताकि उस स्टेट के अंदर इतना डोमेस्टिक और सिविल केओस क्रिएट हो जाए कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके इंटरवेंशन में कोई प्रॉब्लम ना आए, वो बड़े आराम से इंटरवीन कर सकें। और उनकी इंटरवेंशन जब हो जाती है तो डेफिनेटली इसका मतलब है वो उस कंट्री की तमाम तर पॉलिसीज़ को रूल कर सकते हैं। सो दिस इज़ द थिंग जो सिविल वॉर का सिनेरियो है। इन्हीं प्रॉक्सी एंड सिविल वॉर्स के अंदर जो दो और मेजर सिनेरियोज ऐड हुए हैं नेशन स्टेट सिस्टम के, वो भी आपको पता होने चाहिए। एक है जी हाइब्रिड वॉरफेयर। हाइब्रिड वॉरफेयर में जो है अनकन्वेंशनल मिलिट्री टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। कन्वेंशनल मतलब 1-to-1 कन्फ्रंटेशन नहीं होती। और एक और पर्सपेक्टिव जो है वो है साइबर वॉरफेयर, जिसमें आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है कि जो डेवलप स्टेट्स हैं वो अंडर डेवलपिंग स्टेट्स के जितने भी सीक्रेट्स हैं उनको बेसिकली किसी तरह हैक करने की कोशिश कर रही हैं, और इस तरह से जो है वो चैलेंज कर रही हैं नेशन स्टेट सिस्टम को। तो ये आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए। कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स में ये तमाम तर चैलेंजेस जो हैं वो नेशन स्टेट सिस्टम को हैं, लेकिन येस इसमें एक ट्विस्ट ज़रूर है। ये सारे के सारे थ्रेट्स जो हैं वो अंडर डेवलपिंग और डेवलपिंग स्टेट्स को हैं, और हैं किससे? डेवलप्ड एंड पावरफुल वंस। फिर बेटा स्टेट एज एन इंस्टीट्यूशन जब हम बात करते हैं ना तो उसमें 3 इंस्टीट्यूशन है, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव एंड दिस वन इज जुडिशरी। जो पार्लियामेंट है इट्स मोस्ट पावरफुल, ये सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन होता है। उसकी रीजन ये है कि यहाँ पर ये पावरफुल इसलिए होता है कि ये इंस्टीट्यूशन डायरेक्टली लोग इलेक्ट कर रहे होते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। पार्लियामेंट के 2 तरह के स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, बाइकैमरल दैट मीन्स डबल हाउस, अपर एंड लोअर, या फिर सिंगल हाउस सिस्टम हो सकता है यूनिकैमरल, दैट मीन्स सिंगल हाउस, एक ही हाउस एग्जिस्ट करेगा। रोल जो है पार्लियामेंट का वो लेजिस्लेशन होता है। लेजिस्लेशन का मतलब है पॉलिसी मेकिंग, लेजिस्लेशन करना, पॉलिसीज बनाना, और पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली फिर गवर्नमेंट काम करती है। डिबेटिंग चैम्बर्स को डिबेट करती हैं एंड डेवलप पॉलिसीज। एग्जीक्यूटिव जो है बेटा वो बेसिकली इम्प्लीमेंट कराता है। एग्जीक्यूटिव के अंदर प्राइम मिनिस्टर, उसके कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, वो उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करवाते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर से वो नीचे सीएम, सीएम से प्रोविंशियल असेंबलीज, असेंबली से चेयरमैन, चेयरमैन से फर्दर नीचे जाती है, और इस तरह ये पॉलिसीज को, ब्यूरोक्रेसी जो है पूरी की पूरी एग्जीक्यूटिव को असिस्ट करती है। इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट जो है वो जो हेड होता है उसको या तो लोग इलेक्ट करते हैं, डायरेक्टली लोगों से इलेक्ट होकर आता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर हमारे करंटली इमरान खान साहब हैं, उन्होंने 4 से 5 जगहों से जो है वो इलेक्शन विन किया, वो बेसिकली आपकी असेंबली का पार्ट बने। फिर क्योंकि वो लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी जिसने विन किया था लार्जेस्ट वोट्स के साथ, तो एवेंचुअली एक कन्वेंशन है उसी का चेयरमैन बनता है। फिर जो प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन है उसमें ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री वगैरह आपकी आती है, जिसको एग्जीक्यूटिव डील कर रही होती है। फिर जुडिशरी जो कि आपका रूल ऑफ लॉ इंश्योर करती है। इट इज़ द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन। मोस्ट पावरफुल इसलिए है कि बेटा अगर आपका रूल ऑफ लॉ कॉम्प्रोमाइज है तो आपकी पूरी की पूरी कंट्री का जो कियोस है वो क्रिएट होने के चांसेस होते हैं। सिविलियंस की तरफ से रिवॉल्ट के चांसेस होते हैं। सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स जो हैं वो इनकलकेट कर जाती हैं। इसके अलावा नेशनल इंटीग्रेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, नेशनलिज्म की फिलॉसफी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। उसके बाद ये अनइलेक्टेड इंस्टीट्यूशन है। अनइलेक्टेड इंस्टीट्यूशन का मतलब ये है कि ये इलेक्टेड नहीं होते बल्कि ये इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है। इसकी अपनी स्पेसिफिक स्टडीज़ होती हैं, इनकी अपनी स्पेसिफिक टेक्निकलिटीज़ होती हैं, जिसके थ्रू जो है वो जजेस वगैरह इलेक्ट होते हैं और आके इलेक्ट होते हैं अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर ही, लेकिन लोग इन्हें इलेक्ट नहीं करते। फिर ये बेसिकली इनका जो काम है वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना, कॉन्स्टिट्यूशन के डीकोड करना, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को बताना कि किसी भी इंस्टीट्यूशन की पावर्स क्या हो सकती हैं और लिमिटेशंस क्या हो सकती हैं। इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट दोनों का इन्फ्लुएंस जो है वो जुडिशरी पे नहीं हो सकता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है। कोई भी डिसीजन
किसी जो पर्सन के अगेंस्ट है, किसी पॉलिटिकल लीडरशिप के अगेंस्ट है, उसको चैलेंज किया जा सकता है और उसके ऊपर आपकी जुडिशरी जो है वो रिव्यू कर सकती है। और अगर उनको लगता है कि ऑब्वियसली केस जो है वो ऐसे ही बिल्डअप किया गया है या इट इज़ नॉट द अप्रोप्रिएट थिंग, तो वो नल एंड वॉइड भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं उस डिसीजन को। देन बच्चों, आपके कुछ थेरीज हैं जिनके अकॉर्डिंगली आपके मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम जो है वो वर्क कर रही है। उन थेरीज के अंदर जो पहली थेरी है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच। कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच का दूसरा नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सिटीजन एंड द स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच ये कहती है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने रूल्स एंड रेगुलेशंस दे दिए हैं, लॉज डिफाइन कर दिए हैं, उसके अकॉर्डिंगली इलेक्शंस हो गए हैं, तो जो भी डिसीजन है पब्लिक उसको एक्सेप्ट करेगी। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि मेजॉरिटी पार्टी ही रूल करेगी, और कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है मेजॉरिटी पार्टी के रूलिंग के बाद ऑपोजिशन जो है वो सेपरेटली काम करेगी। तो लोग जिन्होंने बेसिकली 40% वोट किसी और पॉलिटिकल पार्टी को भी दिए हैं, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी ने 60% रिक्वायर कर दी है, तो वही रूल करेगी। ये एक तरह का सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो अनरिटन होता है, अनसीन होता है, लेकिन ये एग्जिस्ट कर रहा होता है क्योंकि उसको लीगल जुरिस्डिक्शंस और आपकी लीगल इंटरप्रिटेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक्सप्लेन कर रही होती है। दूसरा जो आता है वो आता है एथिकल एंड मोरल अप्रोचेस और थेरीज। These theories believe that individuals live together peacefully. Some say it's absolute freedom of individual, and the third one collective welfare and rule of law. Ethical and moral theories के अंदर बेटा डिवीजन है बेसिकली इसके अंदर थेरीज की, और 3 तरह के अप्रोचेस हैं। पहले थेरीज से बिलीव करते हैं कि इंडिविजुअल जो है वो बेसिकली एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके रहते हैं, पीसफुली रहते हैं, किसी तरह की भी एथनिक और सेक्टेरियन आइडेंटिटी हो, किसी भी इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से कोई मसला नहीं होता। बट ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिविस्ट अप्रोच है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम यूटोपियन अप्रोच है। ऐसा पॉसिबल नहीं है ना कि आप एक डिफरेंट आइडेंटिटी के हों और आप विदाउट एनी लीगल जुरिस्डिक्शंस जो हैं वो आप सर्वाइव कर सकें। अल्टीमेटली इंसान को लॉस की ज़रूरत है ताकि वो अपने आप को कन्फाइन करके रखे। दूसरे जो हैं वो कहते हैं एब्सोल्यूट फ्रीडम आप इंडिविजुअल को प्रोवाइड करें। जब आप उसको एब्सोल्यूट फ्रीडम प्रोवाइड करेंगे तो बेसिकली सम हाउ रूल्स रेगुलेशंस को खुद ही फॉलो करेगा, क्योंकि आपने उसको फ्रीडम दिया हुआ है चॉइसेस का। लेकिन उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म है, क्योंकि जब भी आप ह्यूमन बीइंग्स को एक्सट्रीम और एक्सेसिव फ्रीडम देते हैं, इट इवेंचुअली एंड अप इन कियोस। और थर्ड जो मॉरल अप्रोच है वो कहती है नहीं, बेसिकली कलेक्टिव वेलफेयर एंड रूल ऑफ लॉ। स्टेट को डिफाइन ही इस प्रिंसिपल पे करना चाहिए कि पूरी स्टेट के सिटीजन, गवर्नमेंट, जुडिशियल स्ट्रक्चर्स, एग्जीक्यूटिव जो है वो कलेक्टिव वेलफेयर के लिए काम करे, कि स्टेट को कलेक्टिवली हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ द सिटीजन्स किस तरह से जो है वो एंजॉय किया जा सकता है, सिटीजन्स के मैक्सिमम बेनिफिट की थेरीज किस तरह से डेवलप की जा सकती हैं। और फिर वो कहते हैं जी रूल ऑफ लॉ। हाँ, जुडिशरी को आप फुल फ्लेज इंडिपेंडेंस दें, क्योंकि जिस कंट्री के अंदर रूल ऑफ लॉ, जस्टिस, डिलीवरेंस स्ट्रांग होगी, वहां पर इवेंचुअली जो है स्टेट पीस जो है वो एग्जिस्ट करेगा। देन एक अप्रोच है लिबरल कैपिटलिज्म अप्रोच। लिबरल कैपिटलिज्म वो अप्रोच है बेटा जो कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स के अंदर यूएसए में फॉलो की जाती है, जहां पर फंडामेंटल राइट्स को भी इंश्योर किया जा रहा है, लेकिन वहां पर एक्सेसिव कैपिटलिज्म को भी जो है फॉलो किया जाता है। इफ यू आर एन इंडिविजुअल यू हैव ऑल द राइट्स टू एक्वायर द प्रॉपर्टी, बस डिपेंड ये करता है कि आपके पास पैसे होने चाहिए उसको बाय करने के लिए। गवर्नमेंट जो है वो मार्केट पॉलिसीज में इंटरवीन नहीं करती है। गवर्नमेंट सिर्फ आपके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को, आपकी पॉलिसी मेकिंग को डील करेगी, आपकी नेशनल पॉलिसीज को, फॉरेन पॉलिसी को डील करेगी, लेकिन मार्केट पॉलिसीज को आपकी पब्लिक ऑन करेगी। अपनी अपनी इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंगली वो देखेंगे कि हाउ टू मैनेज आवर लाइफ्स। फिर आता है सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट सिस्टम। सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है, ये बेसिकली मार्क्सिस्ट अप्रोच से ही आया है। और सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट सिस्टम ये कहता है कि जितनी भी बेसिक नीड्स हैं, जितनी भी बेसिक नीड्स होती हैं वो स्टेट फुलफिल करेगी। उन बेसिक नीड्स के अंदर बेटा 4 आपकी मेजर नीड्स हैं। एक आपका आता है शेल्टर, आपका एजुकेशन, आपका फूड, आपका हेल्थ केयर सिस्टम। ये 4 नीड्स जो हैं वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्टर कि एज अ सिटीजन आप एक सक्सेसफुल सिटीजन हैं या फिर आप एक फेलियर हैं। ये 4 नीड्स जो हैं वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं कि वो हर सिटीजन के लिए इंश्योर कराएगी। हेल्थ केयर सिस्टम, एजुकेशन, फूड, शेल्टर।
उसके बाद आता है सोशल डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट। सोशल डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली इसके ऊपर बेटा जो कंट्रीज इसको फॉलो कर रहे हैं वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, फिनलैंड वगैरह। वहां पर बेसिकली बेसिक नेसेसिटीज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती हैं, लेकिन वहां पर डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग कैपिटलिज्म वगैरह को भी फॉलो किया जा रहा है, लेकिन बेसिक नेसेसिटीज गवर्नमेंट ही फुलफिल करती है, क्योंकि वो कहते हैं कि इवेंचुअली जब आप बोर्न नेटिव और नेशनल हैं वहां के, तो बेसिकली आपके फूड, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ केयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की ही है। फिर आता है कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच। कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच ये कहती है कि मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम के अंदर स्टेट सिर्फ इसलिए एग्जिस्ट करती है कि वो कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सके, क्योंकि हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन एग्जिस्ट कर रही है, जैसे सिंधी, पंजाबी, बलोची, पख्तून्स। तो उसमें जो है स्टेट का रोल सिर्फ ये है कि वो कॉन्फ्लिक्ट्स को किस तरह से रिजॉल्व करती है। कॉन्फ्लिक्ट्स अगर किसी भी तरह की आइडेंटिटी में क्रिएट हो गए हैं तो स्टेट उस कॉन्फ्लिक्ट को एरेडिकेट करने के लिए क्या एफर्ट्स पुट करती है, किस तरह के निगोसिएशंस करा सकती है। और स्टेट अगर कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकती है तो बस इसका मतलब है ये सक्सेसफुल सिस्टम है। देन आपका जो नेक्स्ट है दैट इज मार्क्सिस्ट अप्रोच। मार्क्सिस्ट अप्रोच जो है वो बेसिकली फॉलो करती है क्लासलेस सोसाइटी को। क्लासलेस सोसाइटी का आइडिया तो आपको पता ही है, और गवर्नमेंट ऑन प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, आपकी लॉयर, मिडल, अपर क्लास की डिवीजन नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक क्लास एग्जिस्ट करेगी, वर्कर क्लास। आपका जो सेंटर है बहुत स्ट्रांग होगा, सारी पावर्स और इकोनॉमीज जो है वो वही मैनेज करेगा। बेसिक नेसेसिटीज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, एजुकेशन शुड बी फॉर एवरीवन होगी, रिलीजन जो है वो बड़ा प्राइवेट मैटर होगा, या फिर एथेइज्म होगा, रिलीजन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो मार्क्सिस्ट अप्रोच के अकॉर्डिंगली अगर देखें तो ऑब्वियसली एक टाइम पे रशिया भी मार्क्सिस्ट अप्रोच को फॉलो कर रहे थे, रशियंस जिसको यूएसएसआर हम कहते थे। चाइना के अंदर जो माओ है उसने बेसिकली प्योर मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजीज को फॉलो करने की कोशिश की थी। फिर आपकी आती है प्लूरलिस्टिक अप्रोच। प्लूरलिस्टिक अप्रोच ये कहती है, प्लूरलिज्म से निकला है, वो क्लेम करती है स्टेट एज अ न्यूट्रल पॉलिसी, ये न्यूट्रल पॉलिसीज बनाएगी दैट सीज लेजिटिमेट अथॉरिटी टू इंश्योर दैट ऑल इंटरेस्ट ग्रुप आर ट्रीटेड फेयरली। इसको अगर आसान लफ्जों में समझाऊं तो स्टेट ये इंश्योर करेगी कि हर तरह की आइडेंटिटी को, हर तरह के ग्रुप को जो है वो कोटाज मिले, जिस तरह आपके एम्प्लॉयमेंट कोटाज होते हैं। जैसे सीएसएस के अंदर भी बलोचिस्तान साइड का कोटा है, सिंध, इंटीरियर सिंध वगैरह का, क्योंकि वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है। पंजाब के लिए ओपन मेरिट सीट्स होती हैं। इस तरह वुमेन कोटा है, क्योंकि वुमेन जो एक इस तरह का जेंडर है जो बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड है, जेंडर इनइक्वालिटी जो है बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट और प्रेवेलेंट है। तो ये जो है बेसिकली देखती है कि क्योंकि प्लूरलिज्म है, मल्टीपल आइडेंटिटीज जो है वो एक साथ एग्जिस्ट कर रही हैं, तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो न्यूट्रल पॉलिसीज को लेजिटिमेट करे, लीगली अप्रूव करके इंश्योर करे, ताकि कोई भी इंटरेस्ट ग्रुप ये फील ना करे दैट आई एम बीइंग स्नब्ड और ओप्रेस्ड। जिस तरह पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रोविंस या वो ये फील करते हैं कि हमारे जितने भी राइट्स हैं वो बेसिकली पंजाबीज जो हैं वो एक्वायर कर रहे हैं, और हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो भी हमें प्रोवाइड नहीं की जाती बाय द स्टेट। फिर आपकी आती है पैट्रियार्कल थ्योरी। पैट्रियार्कल थ्योरी कहती है एवोल्यूशन ऑफ स्टेट कम्स विद दिस कॉन्सेप्ट दैट मेल इज डोमिनेंट, सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिस्टम, मैरिज, फैमिली, ट्राइब, सोसाइटी, स्टेट। पैट्रियार्कल थ्योरी कहती है कि स्टेट सिस्टम सिर्फ और सिर्फ इसलिए एस्टैब्लिश किया गया था कि मेल डोमिनेंस को इंश्योर किया जा सके। उसके लिए वो एग्जांपल ये कोट करते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम्स में मोस्टली मेल्स ही रूल करते हैं। इवन अमेरिका जैसा कंट्री है, 45 प्रेसिडेंट्स हैं, not even a single woman is become a president of United States of America who claim to be a dome of democracy. मैरिज के अंदर हमेशा क्लेम किया जाता है कि मेल इज सुपीरियर, फैमिली हेड मेल, ट्राइबल हेड्स मेल, सोसाइटी में लीडिंग कैपेसिटी मेल के पास होती है, स्टेट के अंदर लीडिंग कैपेसिटीज जो है वो मेल्स के पास हैं। तो कहते हैं कि स्टेट सिस्टम की जो थ्योरी है वो पैट्रियार्कल थ्योरी को फॉलो कर रही है। वो एक ऐसा सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट देते हैं कि सिर्फ मेल डोमिनेंस को इंश्योर करने के लिए नेशन स्टेट सिस्टम बनाया गया। ठीक है, तो दीज आर द अप्रोचेज एंड थ्योरीज ऑफ स्टेट सिस्टम। तो बेसिकली बेटा हमने आज जो डिस्कस किया इस लेक्चर में उसमें हमने देखा है कि स्टेट सिस्टम के मेजर जार्गन्स क्या हैं, उसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या है, उसकी टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, यूनाइटेड नेशंस किस तरह से इंश्योर करती है आइडियाज़ को,